हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपने जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे ईरान और इजराइल का वॉर कहें या कॉन्फ्लिक्ट कहें, जो कि रिटेलिएशन दोनों तरफ से चल रहा है। कल एक और ज़बरदस्त मैं कहूँगा रिटेलिएशन इजराइल की तरफ से देखने को मिला है, लेकिन कुछ मेटल स्टॉक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा वॉर का डिस्कशन करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए, दुनिया में ग्लोबल लेवल पर अगर इवेंट्स की बात करोगे तो कभी छोटे मोटे इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। मैं छोटी मोटी घटनाएं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बिहेवियर है ओवरऑल। अगर आप देखो, आज से लेके पिछले 15 20 25 30 40 50 साल तक का रिकॉर्ड उठा के देखो तो मार्केट रिएक्ट जरूर करती है। मार्केट का काम है रिएक्ट करना, लेकिन ऐसे इवेंट्स, ये क्या बहुत बड़े बड़े इवेंट्स इन बिटवीन हुए हैं, चाहे अफगानिस्तान का वॉर हो, अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन का वॉर हो, इराक में जो अटैक हुआ वो हो, इस तरीके से बहुत सारे। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये जो इवेंट होते हैं ना, इसके पीछे पूरा का पूरा डिफेंस इंडस्ट्री जो है, इन इवेंट्स, इन वॉर, इन कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे पूरा डिफेंस इंडस्ट्री कायम है। आज की डेट में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा डिफेंस का जो बिजनेस है वो कौन करता है? इट इज़ इधर रशिया और अमेरिका। और आप देखोगे तो फ्रांस ब्रिटेन ये भी करते हैं। तो जो कंट्रीज डिफेंस का सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली दे नीड कि कुछ ना कुछ हो मार्केट में, या ग्लोबल लेवल पे कुछ ना कुछ हो, एक डर का माहौल क्रिएट हो। जब डर का माहौल क्रिएट होगा तो तभी तो जो बाकी कंट्रीज हैं वो वेपन्स खरीदेंगी। ये समझ लेना, दिस इज द फैक्ट। जो भी ये बड़ी, यहाँ पे भी देखिए ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स है, जो भी बड़ी कंट्रीज हैं जो डिफेंस का माल बेच रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल मैं कहूँगा डिफेंस एक्सपोर्ट से आता है, वो कंट्री चाहेंगी कि छोटे छोटे देश आपस में लड़े मरें और उनका माल बिके। बिकॉज यहाँ पे सीधे सीधे सबके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। चाहे यूक्रेन में कोई मरे, किसी को क्या फर्क पड़ता है, आप खुद देखिए ना। लेकिन डिफेंस किसका इक्विपमेंट बिक रहा है? यूएस का बिक रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का बिक रहा है कि नहीं है? और रशिया के लिए कोई दूसरा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है आज की डेट में। चाहे ईरान और इराक की बात हो, ईरान सीरिया की बात हो, या फिर मैं कहूँगा ये हर जगह पे मिडिल ईस्ट में देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है। अब क्या होगा? अभी देखिए, अभी इसराइल और ईरान का आपस में जो है रिटेलिएशन चलते जा रहा है, बहुत टाइम से ये चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? हथियार किसके बिक रहे हैं? या तो रशिया के बिक रहे हैं। अब ईरान क्या होगा? रशिया से माल खरीदेगा। इसराइल जितने यहाँ पे यूज करेगा वो खुद भी कुछ बनाएगा, खुद बाकी अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस इनकी मदद लेगा, वहाँ से खरीदेगा। तो अच्छा खासा आप देखोगे क्या होगा, बहुत मतलब डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया। खुद सोचिए, कॉन्फ्लिक्ट हुआ और यहाँ से देखिए ये दोनों पड़ोसी भी नहीं है। अगर आप देखो ईरान और इसराइल में कितनी दूरी है, ढेर सारी दूरी है। और जैसे जैसे ईरान क्या होता है, न्यूक्लियर की बिल्कुल पास, न्यूक्लियर बॉम्ब के मैं कहूँगा न्यूक्लियर के बहुत पास पहुँच जाता है, तो किसी न किसी बहाने से अमेरिका इसराइल ये मिलके इसके ऊपर अटैक करके इसके जो न्यूक्लियर वाली जगह है उनको निस्तो नाबूद कर देते हैं। मतलब आपको पता ही है कि भाई, अगर आप, मैं ये कहूँगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो न्यूक्लियर यूरेनियम को एनरिचमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसमें उस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। और वो काफ़ी टाइम जो यूरेनियम के आइसोटोप्स को बनाने में वहाँ पे टाइम लगता है, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैपेबल मैं कहूँगा आइसोटोप होता है। तो उसमें जब टाइम लगता है तो डेफिनेटली जैसे जैसे ईरान आगे प्रोग्रेस करता है, ये लोग किसी न किसी बहाने से इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक कर देते हैं। तो ये एक ग्लोबल पैरामीटर जो कि ईरान के अगेंस्ट जाता है। ऑल्दो इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के लिए ईरान भी बहुत एक फेवरेबल कंट्री है, और इसराइल के साथ तो काफ़ी टाइज हैं ही है। और अगर ईरान की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे रिलेशन इंडिया ईरान के साथ भी रखता ही है। कभी अप डाउन होते हैं रिलेशंस में, लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस ईरान के साथ भी रखता है। तो इसलिए इंडिया क्या है, वो न्यूट्रल रहता है, जनरली कोशिश करता है कि न्यूट्रल ही रहे। अभी रशिया वाले मामले में देखोगे तो न्यूट्रल ही था कम से कम, देखिए। और अब ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो इसका मार्केट पे असर पड़ता है। अब हम जरा समझते हैं, कुछ मेटल स्टॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं इस वॉर में। देखिए, कुछ स्टॉक्स को हम बहुत टाइम से, मेटल स्टॉक्स को अगर कहेंगे अप्रैल की स्टार्टिंग से ही फोकस में था, आज 20 दिन हो गए। एचईजी और वेदांता की हमने बात करी थी, एक और स्टॉक को आप समझने की कोशिश करेंगे। अब एचईजी और वेदांता के स्टॉक को देखेंगे। देखिए, वेदांता जब ये वीकली पे इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था तो अप्रैल मंथ के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले वीक में हमने इसका जिक्र किया, तब ये 280-300 की रेंज थी। तो इसने मतलब पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर ही एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन, इतना बड़ा स्टॉक होने के बावजूद अगर ये 40% का मूव आपके सामने रख दे तो मज़ा आ जाएगा। देखिए, ये डेली पे इस तरीके से कंसोलिडेशन दे रहा था, और जैसे ही अप्रैल में हमें यहाँ पे देखने को मिला यार, ये स्टॉक तो कुछ पॉजिटिविटी से यहाँ पे दे रहा है। और उसके बाद देखिए स्टॉक कहाँ पहुँचा, आसमान पे। ये लेवल था इसका क्लोजिंग
1 अप्रैल का, और 1 अप्रैल को आई थिंक आपके सामने हमने इसका वीडियो हमने काफ़ी डिटेल में रखा था। ये तो HEG है। और अगर हम बात करें, देखिए ये वेदांता आपके सामने है 287 का। उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट। अब आप कहोगे यार ये सब प्राइस सेक्शन के बेसिस पे, देखिए हम आपके सामने जो भी स्टॉक्स लेके आते हैं उनका मेजर कारण जो होता है प्राइस सेक्शन। ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हम बार बार हम कहते हैं ना कि एक इंपॉर्टेंट जोन है, जैसे इसके लिए ये एक जोन क्या है, एक रिजेक्शन का जोन है, कंसोलिडेशन का जोन है। ये वहाँ तक पहुँच चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन पहुँच चुका है। फिर अगला जोन हमारे लिए ये लेवल आएगा इसका। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मूव हो रही है। और HEG को अगर आप देखो तो इसने भी इन 3 हफ्तों के अंदर 1900 से ऑलमोस्ट 2500 तक का सफ़र तय किया। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये देखिए क्लियरली ऑलमोस्ट 30% के रेंज में इसने भी कवर किया है। आज एक और स्टॉक को देखेंगे जिसका नाम है, देखिए, जो कि मैं कहूँगा डिविडेंड का किंग, हिंदुस्तान जिंक। डिविडेंड का किंग हिंदुस्तान जिंक बहुत ही बड़ा स्टॉक है। 18-19% का डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे तो जबरदस्त डिविडेंड यील्ड है। और ये भी मैं वेदांता की कंपनी इसको कहता हूँ क्योंकि दोनों के प्रमोटर एक ही है। देखिए वेदांता का ये स्टॉक हिंदुस्तान जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये स्टॉक ने ना कुछ बेहतरीन मूव दिया है, बेहतरीन वॉल्यूम दिया है। लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं जब कोई मूव आता है, जब कोई बड़ा ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद कहीं ना कोई सिचुएशन आपको मौका मिलता है। तो स्टॉक में इतने बड़े मूव के बाद, इतने बड़े वॉल्यूम के बाद इंतज़ार होता है यार ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन दे। ऊपर से क्या हुआ अभी, अगर आप फ्राइडे को देखो, फ्राइडे सैटरडे में देखो क्या हुआ। ईरान और इजराइल की टेंशन्स जैसे जैसे बढ़ रही हैं, अब ध्यान देना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ रही हैं तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन आने की कोशिश होगी, है कि नहीं है। जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये स्टॉक क्या करेगा, अपने ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक देने की कोशिश करेगा कम वॉल्यूम में। तो ये स्टॉक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन मैं इस स्टॉक को अभी छोटे टाइम फ्रेम वाइज नहीं, बड़े टाइम फ्रेम से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। इस स्टॉक में क्या हुआ, एक बहुत ही बेहतरीन मूव आया, जिसके बाद उस मूव के बाद देखिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वो स्टॉक है, देखिए एक बिग फॉल के बाद बिग जंप आता है। अब ध्यान से देखना, बिग जंप के बाद हमें क्या चाहिए, एक बड़ा कंसोलिडेशन चाहिए टाइम के कंटेक्स्ट में। टाइम के कंटेक्स्ट में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आप इस जंप को देखो तो कितने टाइम में ये जंप आया, फिर उसके बाद हम देखेंगे कितने, देखिए ये मंथली चार्ट आपके पास है और इसके पीक को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑलमोस्ट 19 मंथ लगे इसको, देख रहे हो 19 मंथ लगे। और 19 मंथ जब इसको लगे और इस लेवल से अगर मैं देखूँ यहाँ पे से इस करेक्शन में ऑलमोस्ट मोर देन 30 मंथ्स, मतलब 2.5 साल से ऊपर की करेक्शन ये रिजॉल्व हो रही है। तो एक बिग जंप बिग फॉल का जो हम बारे में कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि बिग फॉल आया फिर बिग जंप आया, उसके बाद टाइम के कंपैरिजन में, टाइम के कंटेक्स्ट में एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिलता है, तो वो एक बड़ी रैली का न्योता होता है। लेकिन इस रैली के न्योते में क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है, तो वीकली चार्ट पे हम जैसा देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, एक बहुत दूर ये चला गया था RSI के लेवल पे, थोड़ा ठंडा होके यहाँ पे करेक्शन दे। आप ऑलरेडी देख रहे हो चीज़ें, तो ये स्टॉक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले टाइम पे। अब डेली पे देखते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि एक बहुत तेज़ी से भाग गया था स्टॉक, लेकिन हमें क्या चाहिए, इंतज़ार। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, करेक्शन, यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही है। जितना भी ये करेक्शन हो, इसको होने के बाद जब ये मूवमेंट देने की कोशिश करेगा तो हमारे लिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है ऐसे टाइम पे। तो ये स्टॉक को हम जरूर यहाँ पे फोकस करेंगे। और दूसरा, मेटल स्टॉक्स, वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट, ज़रा ध्यान से इन स्टॉक्स को, क्योंकि ये स्टॉक तैयारी कर रहे हैं एक बड़े मूव की। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। पुरानी ये वीडियो, चाहे वो HEG का हो, एक ही वीडियो है ये, इसी में काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा करी थी वेदांता और HEG के मूव से पहले। इनको देखें, इससे सीखें, समझें। और आपके पास जैसे वीकेंड पे टाइम है तो मैं आपको यही कहूँगा, प्राइस सेक्शन की सीरीज देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।